आजचा दिवस खूप मोठा आहे कारण आज देशाचं लक्ष लागलेलं आहे बाबरी मशीद कुणी पाडली या प्रश्नाच्या उत्तराकडे। अगदी थोड्या वेळात बाबरी खटल्याचा निकाल त्याच्या वाचनाची सुरुवात होणार आहे। न्यायाधीश एस.के. यादव कोर्टात पोहोचलेले आहेत आणि दुपारी 12 वाजेपर्यंत संपूर्ण निकाल हाती येण्याची शक्यता आहे। आरोपी चंपत राय, जय भगवान गोयल, रामजी गुप्ता यांच्यासह एकूण 24 आरोपी कोर्टात पोहोचलेत। एकूण 32 आरोपी आहेत या प्रकरणातले। भाजपचे ज्येष्ठ नेते लालकृष्ण अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, विनय कटियार, साध्वी ऋतंभरा यांच्यासह एकूण 32 आरोपींचं भवितव्य आज निश्चित होणार आहे। तर पुढच्या काही मिनिटातच बाबरी मशीद विध्वंस प्रकरणी कोर्टाच्या निकाल वाचनाला सुरुवात होणार आहे। राहुल कुलकर्णी आपले प्रतिनिधी सध्या आपल्या सोबत आहेत। राहुल, थोड्याच वेळात देशाला कळेल की बाबरी मशीद कुणी पाडली या प्रश्नाचं उत्तर, पण त्यापूर्वी या सर्वांनी जेव्हा आपला डिफेन्स केला, कोर्टामध्ये आपली साक्ष नोंदवली किंवा त्यांच्या बाजूने वकिलांनी त्यांचं म्हणणं मांडलं, तेव्हा सगळ्या प्रकरणी या मुख्य आरोपींचं म्हणणं नेमकं काय होतं? तो बचाव मी सांगतो, पण आत्ताची माहिती अशी आहे की कोर्टामध्ये न्यायाधीश पोहोचलेले आहेत। सन्माननीय न्यायाधीशांच्या समोर सर्व आरोपी जे की हजर आहेत ते आरोपी एका पाठोपाठ एक हजर होत आहेत। जे हजर नाही आहेत त्याच्यामध्ये आहेत अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, कल्याण सिंह, उमा भारती आणि नृत्य गोपाल दास। साक्षी महाराज पोचणार आहेत असं सांगितलं जात होतं, पण ते पोचलेले नाही आहेत। एकानंतर एक हे सगळे जे आरोपी आहेत ते आरोपी न्यायाधीशासमोर उभा केले जातील, त्यांची ओळख परेड होईल, ज्यांचं एक्झम्पशन आहे त्यांचा अर्ज तिथे मांडला जाईल आणि तो अर्ज झाल्यानंतर मग पुढच्या प्रक्रियेला सुरुवात होईल। या सगळ्या प्रक्रियेमध्ये जे प्रशासकीय अधिकारी आहेत, जे इन्व्हेस्टिगेशन्स ऑफिसर्स आहेत, ते सगळे तिथे उपस्थित झालेले आहेत। मुद्दा आहे तो हा की 6 डिसेंबर या दिवशी नेमकं काय घडलं, म्हणजे लालकृष्ण अडवाणी आणि भारतीय जनता पार्टीची मंडळी नेमकी तिथे कुठे उपस्थित होती। सो लालकृष्ण अडवाणी यांचं जे रिटर्न स्टेटमेंट आहे जी त्यांनी कोर्टात मांडलेली आहे, त्याच्यानुसार त्या दिवशी सकाळी 10 वाजता ते राम प्रभू कुंज जो मंच उभारण्यात आलेला होता त्या मंचावरून भाषण देत होते। ते भाषण देत असताना त्यांनी पाहिलं की 11:20 एक गुंबद जो आहे तो पाडण्याचा कोणीतरी प्रयत्न करतायत। ते कारसेवकांना आव्हान करायला लागले की असं करू नका, आणि ते आपलं ऐकत नाहीत असं म्हटल्यानंतर त्यांनी उमा भारतींना तिथे पाठवलं की तुम्ही कारसेवकांची समजूत घाला। उमा भारती तिथे गेल्या, त्या थोड्या वेळाने परत आल्या आणि ते असं म्हणाले अडवाणीजी यांना की हे कारसेवक माझं ऐकत नाही आहेत आणि बहुतेक कारसेवक हे मराठी कारसेवक आहेत, ते मराठी भाषा बोलत आहेत असं उमा भारती यांनी सांगितल्यानंतर मग प्रमोद महाजन यांना त्या ठिकाणी अडवाणी यांनी जायला सांगितलं। प्रमोद महाजन गेले, प्रमोद महाजन यांचंही त्यांनी ऐकलं नाही। मग पुन्हा प्रमोद महाजन परत आले आणि प्रमोद महाजन, विजयाराजे सिंधिया आणि उमा भारती यांचं कोणी ऐकत नाही असं पाहिल्यानंतर श्री अडवाणी यांनी जे कोर्टात सांगितलं त्यानुसार ते टेलिफोनच्या शोधात बाहेर पडले मंचावरून। त्यांनी एक फोन शोधला की ज्या फोनचा वापर करून त्यांनी कल्याण सिंहला फोन केला आणि कल्याण सिंहांना संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला, कारण त्यावेळेला कल्याण सिंह हे मुख्यमंत्री होते, परंतु कल्याण सिंह यांचा संपर्क झाला नाही। त्यांचं असं म्हणणं आहे की जी मशीद पाडली जाते, जे गुंबज पाडले जात होते ते रोखण्यासाठी मी प्रयत्न केला, परंतु माझ्या सुरक्षा व्यवस्थेत असलेल्या महिला कर्मचाऱ्यांनी मला तिथं जाऊ दिलं नाही। याचा अर्थ असा की कारसेवकांनी उत्स्फूर्त पद्धतीनं मशीद पाडली, आपला त्यात काहीही सहभाग नव्हता असा जो स्टँड लालकृष्ण अडवाणी, उमा भारती आणि भारतीय जनता पार्टीच्या वरिष्ठ नेत्यांनी घेतलेला आहे, त्याला साजेचं हे स्टेटमेंट त्यांनी दिलं आहे। 24 जुलै आणि 25 जुलै, म्हणजे 24 जुलैला लालकृष्ण अडवाणी यांची आणि 25 जुलैला मुरली मनोहर जोशी यांची कोर्टामध्ये व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या द्वारे साक्ष झाली। आता हे जी साक्ष आहे त्याला 1053 प्रश्न विचारले गेले होते, त्या 1053 प्रश्नाची उत्तरं देत असताना अडवाणी यांनी जे मत मांडलेलं आहे ते कोर्टाला मान्य आहे का हे बघायला लागेल। पुन्हा एकदा मी आपले जे सहकारी आहेत त्यांच्याकडे जातो। मैं फिर एक बार बता दीजिए कि जो प्रोसीडिंग अभी स्टार्ट होगी उसके बाद क्या क्या होगा? देखिए, सबसे पहले प्रोसीडिंग शुरू होगी और उसके बाद एक एक आरोपी जो आए हैं उनकी हाजिरी होगी कि 32 में से 26 आरोपी आ गए हैं। जो 6 आरोपी नहीं आएंगे उसमें लालकृष्ण अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, कल्याण सिंह, महंत नृत्य गोपाल दास और सतीश प्रधान, ये 6 लोग हैं जो नहीं आएंगे। इनके अलावा जो 32 में से 26 आरोपी हैं वो आएंगे और 25 आरोपी यहाँ पहुँच चुके हैं। एक साक्षी महाराज जो उन्नाव से सांसद हैं बीजेपी के, वो अभी नहीं पहुँचे, उनका इंतज़ार हो रहा है। तो सबसे पहले जो आरोपी यहाँ पे 26 आएंगे उनकी हाजिरी होगी, फिर एग्जम्पशन का नोटिस वकीलों की तरफ से दिया जाएगा कि ये जो 6 लोग हैं, ये 6 लोग बीमारी की वजह से, जैसे उमा भारती को कोरोना हो रखा है,
कल्याण सिंह और नित्य गोपाल दास को कोरोना हो चुका था, लेकिन अभी वो रिकवर कर रहे हैं नेगेटिव होने के बाद। और आडवाणी जी, जोशी जी और सतीश प्रधान, ये लोग चूंकि बुजुर्ग हैं और तबीयत ठीक नहीं रहती, आने में असमर्थ हैं, तो ये 6 लोग नहीं आएंगे। इसका नोटिस देकर कोर्ट को इन्फॉर्म किया जाएगा। जब कोर्ट इस बात से सहमत हो जाएगा, उसके बाद फिर वहाँ से कोर्ट की प्रोसीडिंग शुरू होगी। जज पहुँच गए हैं, 25 आरोपी पहुँच गए हैं, 26वें आरोपी का इंतजार हो रहा है और 6 आरोपी नहीं आएंगे। तो ये सारी प्रक्रिया होने के बाद जब जज प्रोसीडिंग शुरू करेंगे, तो चूंकि ऑर्डर की कॉपी लिखी जा चुकी है, ऐसे में उसके बाद वो जो ऑपरेटिव पार्ट है वो शुरू करेंगे कि आरोपी नंबर 1, आरोपी नंबर 2, तो उसके तरीके कई हो सकते हैं। देश को कितने बजे ये पता चलेगा कि बाबरी मस्जिद किसने तोड़ी है? कोई कंस्पायरेसी थ्योरी थी या नहीं? देखिए, मैंने पहले भी कहा था 11 से 1 के बीच में, और 11 से 1 के बीच में जो फैसला है वो आएगा। 11 बज चुका है, यानी कि इसके बाद अब जैसे ही प्रोसीडिंग शुरू होगी आ जाएगा और बहुत लंबा टाइम नहीं लगेगा। जो कोर्ट के जजमेंट देने का तरीका है, अगर उसकी बात करें तो कोर्ट ये भी कर सकता है कि आरोपी नंबर 1, 2, 3, 4, 5, मान लीजिए कि ये 5 लोग दोषी होते हैं, तो कहता है कि ये 5 दोषी हैं, ये इधर आ जाएं, बाकी सब बरी हो गए। ये भी हो सकता है। ये भी हो सकता है कि एक एक नाम पढ़ें कि आरोपी नंबर 1 इनको एक्विट किया जाता है, आरोपी नंबर 2 इनको जो है कन्विक्ट किया जाता है। तो वो तरीका क्या होगा वो जज साहब पे निर्भर करता है। तो ऑपरेटिव पार्ट पढ़ेंगे, यानी कि कन्विक्शन या एक्विटल, इसके बारे में बताएंगे। और अगर कन्विक्शन होता है तो उनको सजा क्या है बताना चाहेंगे कि आज साक्षी महाराज आता पोहोचलेले, जिसका बहुत देर से इंतजार भी हो रहा था। साक्षी महाराज आणि इतर सगळं मंडळी जे आहेत, ज्ञानदा साधारणपणे जे 32 आरोपी आहेत त्यातले आता साक्षी महाराज यांना गृहीत धरलं तर 26 जण पोहोचलेले आहेत। साक्षी महाराज हे खासदार आहेत आणि म्हणूनच हा मुद्दा महत्त्वाचा आहे की भारतीय जनता पार्टीचे जे तीन खासदार याच्यात आरोपी आहेत, त्यातल्या कुणाला जर शिक्षा आली तर निवडणूक, त्यांचं राजकारण, अशा अर्थाने बरेच मुद्दे नंतर नव्याने समोर येतील। जी कलमं आता लावलेली आहेत त्याची माझ्या आकलनानुसार 3 वर्ष आणि 5 वर्ष एवढी शिक्षा होऊ शकते। जर 3 वर्ष शिक्षा झाली तर ते इथल्याच कोर्टामध्ये जामीन होऊ शकतो, पुढच्या प्रोसिडिंगला त्यांना पुढे जाता येईल। पण जर 5 वर्ष शिक्षा झाली तर मग मात्र त्यांना हाईकोर्टात जावं लागेल। मैं ये जानना चाहता था आपसे कि जजमेंट जो भी आएगा उस पे तो हम विस्तृत से बात करेंगे। पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस की अगर बात करें, देखिए, पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन ये है कि जो बड़े चेहरे हैं, सारा मुद्दा उनके ऊपर है, चाहे वो लालकृष्ण आडवाणी हो, मुरली मनोहर जोशी, कल्याण सिंह, उमा भारती, महंत नित्य गोपाल दास, चंपत राय, साक्षी महाराज, ब्रजभूषण शरण सिंह, लल्लू सिंह, ये सारे लोग पॉलिटिक्स में हैं, पॉलिटिक्स में एक्टिव हैं। इनके अलावा जो नाम है वो बहुत नोन चेहरे नहीं हैं जो कभी सार्वजनिक जीवन में आए हों। इन जो 10-12 लोग मेन हैं, इनके ऊपर अगर ये चार्ज होते हैं कि वो कन्विक्टेड होते हैं तो एक बहुत बड़ा इशू बन जाएगा, विपक्ष को एक मुद्दा मिल जाएगा। लेकिन अगर ये जो बड़े चेहरे हैं, जो बीजेपी और विश्व हिंदू परिषद के बड़े चेहरे थे, अगर वो एक्विट हो जाते हैं, अगर वो बरी हो जाते हैं, तो आप समझिए कि बीजेपी को फिर से चढ़कर ये बोलने का मौका मिलेगा कि साहब देखो ये झूठे आरोप थे। और राम मंदिर को लेकर के बीजेपी का एक पक्ष रहा है, शुरू से आंदोलन चलाती रही, 1984 से शुरू हुआ था जो अभियान, तो उस अभियान ने बीजेपी को 2 से अब 300 तक पहुंचा भी दिया। तो बीजेपी को इस मामले में और मजबूती मिलेगी। जी, ठीक राहुल, याचे राजकीय सामाजिक परिणाम काय होतील? आणि मी थोडंसं यासाठी तुम्हाला थांबवते, कारण कोर्टाच्या आतमधले, जिथे या सगळ्या प्रकरणाची सुनावणी होणार आहे, त्याच्या आतले काही फोटोज आपल्या हाती लागलेत। ते फोटोज आपण पाहतोय, जसं तुम्ही आता उल्लेख केलात, आपल्या दिल्लीच्या प्रतिनिधींनी सांगितलं की जवळपास 26 जण जे आरोपी आहेत या प्रकरणातले ते सध्या पोहोचलेले आहेत। 11 वाजल्यापासून कोर्टाच्या सगळ्या प्रोसिडिंगला सुरुवात झालेली आहे। सध्या जे उपस्थित आहेत आरोपी, त्यांची आधी ओळख परेड केली जाईल आणि त्यासोबत जे अनुपस्थित आहेत, ज्यामध्ये लालकृष्ण अडवाणी असो, सतीश प्रधान असोत, उमा भारती असोत, या सगळ्यांचा समावेश आहे, ते का उपस्थित राहू शकले नाहीयेत याविषयी सुद्धा स्पष्टीकरण अर्थातच कोर्टाला द्यावं लागेल। ही कोर्ट रूमच्या आतली दृश्य आहेत। आज बाबरी मशीद कुणी पाडली, त्यावेळची परिस्थिती काय होती, आरोपींना काय शिक्षा होणार, याची उत्तरं देशाला मिळणार आहेत। 11 वाजण्याची वेळ होती, निकाल वाचनाला आणि कोर्टाच्या प्रक्रियेला सुरुवात झाली आहे। साधारणतः 12 ते 1च्या दरम्यान संपूर्ण निकाल आपल्या हाती येऊ शकतो। आपण पुन्हा एकदा राहुल कुलकर्णी यांच्याकडे जाऊयात। राहुल, सामाजिक आणि राजकीय अँगल याविषयी तर आपण बोलूच यात, पण या सगळ्या प्रकरणामध्ये महत्त्वाचं आहे ते म्हणजे पुरावे, परिस्थितीजन्य पुरावे किंवा अन्य पुरावे। त्या पुराव्यांबाबतची काय माहिती कोर्टात देण्यात आली आहे? एकूण 321 साक्षीदार तपासण्यात आलेले होते। 600 डॉक्युमेंट्स होते की जे ह्या विशेष न्यायालयासमोर आले। एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे की जर ही कन्स्पायरसी आहे, हा जर कट आहे, तर त्या कटाला अनुसरून असलेले पुरावे सीबीआयने दिलेत की नाही दिलेत। याच्यामध्ये असं म्हटलं जातं की हेरसे असलेले, की
एक भाषण सुरू होतं, ते मी भाषण ऐकलं, पण ते भाषण कोणाचं आहे मला माहिती नाही, पण मला असं वाटतं की ते लालकृष्ण अडवाणी यांचं भाषण होतं की उमा भारती यांचं भाषण होतं. आणि याच मुद्द्यावरती खरं तर या सगळ्या प्रकरणातल्या आरोपी दोषी होतील की नाही होतील हे सगळं अवलंबून आहे. जर आपण 2005 साली रायबरेली कोर्टाने दिलेला जर निकाल पाहिला तर दोन वेगवेगळे एफ आय आर क्रमांक 197 आणि एफ आय आर क्रमांक 198 एकत्रित करणं याला टेक्निकल मुद्द्यावरती कोर्टाने फेटाळून लावलेलं होतं. आत्ताची माहिती अशी की एकूण 25 आरोपी पोहोचलेले आहेत 32 पैकी. तर ते फेटाळत असताना कोर्ट असं म्हणालं की तुम्हाला हे सबळ पुरावे देता आलेले नाही आहेत की हा एक कट आहे की नाही आहे. तर तोच मुद्दा पुन्हा एकदा डिफेन्स लॉयरकडनं मांडला जातोय की असा कुठलाही एव्हिडन्स सीबीआयला देता आलेला नाहीये की ज्या पुराव्याच्या आधारे आपण असं म्हणू की लालकृष्ण अडवाणी आणि इतर सर्व मंडळींनी मिळून हा कट रचला आणि त्या कटाच्या अनुसरून ती मशीद पाडली गेली. दुसरीकडून जर सीबीआयचं आपण म्हटलं, सीबीआयनी जो केलेले दावे ते जर बघितले तर सीबीआयचं असं म्हणणं आहे की ऑक्टोबर 1990 ते 6 डिसेंबर 1992 ह्या साधारणपणे 2 वर्षाच्या काळामध्ये लालकृष्ण अडवाणी यांनीच हा सगळा कट रचला. त्यासाठीच्या कारसेवा केल्या गेल्या, त्यासाठी काही जणांना प्रशिक्षण पण दिलं गेलं. आणि पवन पांडे जे शिवसेनेचे नंतर आमदार झालेले त्यांनी पण हा दावा कोर्टात मान्य केलेला आहे की 2000 लोकांना त्यांनी शिवसेनेच्या काही मंडळींनी ट्रेनिंग दिलेली होती. ती बाबरी मशिदीच्या मागच्या बाजूनी पुढे येणार होते, परंतु प्रत्यक्ष ज्या वेळेला मशीद पडली त्यावेळेला मात्र यातल्या कोणत्याही मंडळीचा त्यात थेटपणे संबंध नव्हता. भाषणं एकीकडे सुरू होती आणि कारसेवक उत्स्फूर्तपणे पुढे गेलेले होते आणि त्यांनी ती मशीद पाडली. पुन्हा एकदा मी आपल्या दिल्लीच्या प्रतिनिधीकडे जातो. सवाल हमारी एंकर भी पूछ रही है और महाराष्ट्र भी यही जानना चाहता है कि जो एविडेंसेस आए हैं, जो बातें मीडिया में सामने आई है, जैसे डिफेंस लॉयर ने भी बताया, क्या एविडेंस बताते हैं? देखिए, एविडेंस क्या है, वहाँ की तस्वीरें हैं, वहाँ के वो लोग जो वहाँ मौजूद थे, जैसे महेंद्र त्रिपाठी, वो ऑफिशियल फोटोग्राफर हुआ करते थे अयोध्या प्रशासन के. वो उन्होंने जो तस्वीरें खींची थी उन तस्वीरों को रखा गया और उनको सरकारी गवाह बनाया गया. कई ऐसे पुलिस वाले, कई ऐसे अन्य लोग जो मौके पर मौजूद थे उनको गवाह बनाया गया और करीब 350 के आसपास गवाहों का बयान भी दर्ज हुआ है. तो उन गवाहों के बयानों के आधार पर उसके बाद जो वीडियोग्राफी प्रशासन ने कराई थी वो सारी वीडियोग्राफी प्रूफ है. तो ये सारी चीज़ें एविडेंस रखी गई हैं सीबीआई की तरफ से, लेकिन वो कितनी ठोस है, उसका काउंटर किस तरीके से बचाव पक्ष के वकीलों ने किया है, किस तरीके से तस्वीरों में दिख रहे आडवाणी अगर मंच पे बैठे हैं तो मंच पे बैठना उकसाना घोषित नहीं करता है. तो क्या उनके कोई वीडियो फुटेज जिसमें वो भाषण दे रहे हैं, जिसमें ये बाकी नेता भाषण दे रहे हैं, कोई नारा ऐसा आपत्तिजनक लग, जैसे साक्षी महाराज बार बार कहते हैं कि राम नाम सत्य है, बाबरी का ढांचा ध्वस्त है, ये नारा उन्होंने लगाया. या राम जन्मभूमि को लेकर के एक और नारा था कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे. इस तरह के जो उकसाऊ भाषण थे, जो नारे थे, क्या नारेबाजी की गई, अगर नारेबाजी की गई तो किन लोगों ने की, और अगर की तो उसका कोई फुटेज है, कोई वीडियो है, कोई ऐसा प्रमाण है. तो ये सारे ऐसे एविडेंसेस हैं जो सीबीआई रखना चाहेगी, रखी होगी शायद, हम कह सकते हैं सुनवाई में, कि इन आधार पर ये जो 32 लोग हैं इनके दोष साबित करने के लिए सीबीआई ने अपनी बात रखी होगी. डिफेंस ने उसको किस तरीके से काउंटर किया होगा, ये सारा मसला अब जज को तय करना है. जज तय कर चुके हैं, कुछ मिनटों में फैसला आ जाएगा और ये तय हो जाएगा कि इन 32 लोगों पर जो आरोप है वो आरोप कितने सही हैं, कितने गलत हैं. तो जैसे ही ये मामला आएगा पता चल जाएगा कि जो बड़े चेहरे हैं वो दोषी हैं कि नहीं हैं, जो अन्य चेहरे हैं. अभी 26 लोग जी पहुंच बिल्कुल, चुके हैं. मैंने आपको पहले भी बताया था कि 6 आरोपी जो हैं, जो लालकृष्ण अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, कल्याण सिंह, उमा भारती, नित्य गोपाल दास और सतीश प्रधान, ये 6 लोग नहीं आने हैं. तो 32 में से बाकी जितने थे, जब आपसे पहले बात हो रही थी साक्षी महाराज नहीं आए थे, वो भी पहुंच गए. तो 26 के 26 आरोपी वहां पहुंच चुके हैं. यानी कि अब सुनवाई बस शुरू ही होने वाली है और जज ने अपने जो स्टाफ है उनसे हाजिरी मांगी है कि कितने लोग आए हैं. तो वो एक तरह से प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और जो वर्डिक्ट सुनाने की बात है, वर्डिक्ट सुनाने की जो बात है वो बस थोड़ी देर में शुरू हो जाएगी. अच्छा, जो लिबरन कमीशन की जो टिप्पणी आई थी वो कितनी मायने रखती है? कि लिबरन कमीशन ने ये कहा था कि ये पूरी एक कंस्पायरेसी है और शायद इसमें आरएसएस का बहुत बड़ा रोल रहा है और आरएसएस का एक बहुत ही इंटीग्रेटेड पार्ट है बीजेपी. देखिए, कमीशन की आयोग की जो रिपोर्ट है वो महत्वपूर्ण हो सकती है, लेकिन अल्टीमेटली क्या है कि सीबीआई ने किस तरीके से पूरा एविडेंस रखा है यही आधार बनेगा. किसी भी कोर्ट में जो जजमेंट आता है उसका आधार सिर्फ और सिर्फ, आपको बताऊं कि एक मैं मान लीजिए जज हूँ, मेरे सामने कोई मर्डर होता है और मेरी कोर्ट में अगर वो मामला आएगा, लेकिन अगर प्रमाण नहीं है तो मैं ये नहीं कह सकता कि साहब मैंने देखा है, क्योंकि प्रमाण चाहिए.
कोर्ट सिर्फ और सिर्फ सबूतों के आधार पर जजमेंट देता है, और अगर सबूतों के आधार की बात करें तो सीबीआई के ऊपर है कि कितनी मजबूती से उसने रखा है। हालांकि डिफेंस लॉयर्स बार बार ये दावा कर रहे हैं कि इस तरह का कोई प्रमाण आरोपियों के खिलाफ नहीं है और पूरी उम्मीद है कि वो बरी हो जाएंगे। मैंने आपसे पहले भी ये सवाल पूछा था, फिर मैं दोहराता हूँ, सबसे बड़ा जो एविडेंस है सीबीआई का वो क्या है? वही फोटोग्राफ्स हैं, वही वीडियो फुटेजेस हैं, वही जैसे हमने तस्वीरें देखी हैं, हालांकि वो मीडिया में चलाना अलाउड नहीं है क्योंकि उससे धार्मिक भावनाएं भड़क सकती हैं। तो किस तरह से वो जो विवादित ढांचा था उसको चढ़ करके गिराया गया। कोई ऐसा हथियार नहीं था उस तरह की जेसीबी लगाकर गिराया गया, सिर्फ और सिर्फ कुदाल था, खुरपी थी, किसी के पास कुल्हाड़ी थी। इस तरह के हथियारों से 3 बड़े गुंबद को अगर गिरा दिया गया तो उसके गिराने की जो फुटेज थी वो फुटेज आधार है। कौन कौन लोग थे उनमें अगर कोई नोन चेहरा है और वो आरोपी है तो वो फुटेज उसका आधार बनेगी, वो फोटोग्राफ्स आधार बनेंगी, वो गवाह आधार बनेंगे जिन गवाहों ने मजबूती से अपनी बात रखी होगी। वो भी गवाह बहुत महत्वपूर्ण है जिन्होंने पहले तो सरकारी गवाह बनना स्वीकार किया लेकिन कोर्ट के सामने आके वो हॉस्टाइल हो गया, अपनी बात बदल दिया। ऐसे कितने लोग थे जो? देखिए, संख्या बता पाना मुश्किल है। 351 के आसपास गवाहों ने अपना बयान दर्ज कराया है। तो वो बयान दर्ज हुआ, उनके बयानों के पीछे क्या सबूत थे वो सीबीआई को पेश करना, और 28 साल तक सीबीआई इस मामले में लगातार कार्रवाई करती रही। और विध्वंस के बाद जो बाबरी का जो ढांचा था, जिसको विवादित ढांचा कहते हैं, उस विवादित ढांचे वाली जगह पे स्टेटस को कर दिया गया, यानी कि जो पत्थर जहां रखा है उस पत्थर को भी कोई नहीं हटा सकता है। रिसीवर नियुक्त किया गया था, जो फैज़ाबाद, जो तत्कालीन फैज़ाबाद था उसके जो कमिश्नर थे वो रिसीवर हुआ करते थे। तो वहाँ पर जो ये स्थिति थी उसी स्थिति को बरकरार रखा गया। जहाँ रामलला की मूर्ति इससे जुड़ा एक सवाल, जब टाइटल सूट का अभी जजमेंट फाइनल हुआ तो उसमें कोर्ट ने ये कहा कि बाबरी मस्जिद तोड़ना वो गलत था, बेकायदेशीर था, उसको कैसे हम देखें? देखिए, कोई भी इस बात को जस्टिफाई नहीं कर सकता है। मेरे घर की एक दीवार है, वो विवादित जमीन है। मान लीजिए कि मेरे और मेरे पड़ोसी के बीच में झगड़ा चल रहा है और मैंने एक दीवार बना दी, वो मामला कोर्ट गया। मेरे पास कोई हक नहीं है कि मैं उस दीवार को तोड़ दूं या मेरा पड़ोसी उस दीवार को तोड़ दे, क्योंकि वो कोर्ट को तय करना था कि अगर वो इलीगल है तो उस दीवार को प्रशासन हटाएगा। वो तय करेगा कि ये दीवार जो है ये मैंने इलीगल बनाई है। तो जो भी ढांचा था, चाहे वो लीगली बना चाहे वो इलीगली बना, वहाँ क्या इतिहास था, ऐसा था क्या, कुछ नहीं। लेकिन अगर भीड़ इकट्ठी हुई थी कार सेवा के नाम पर, उसको ये मंजूरी नहीं थी कि वो वहाँ पे गुंबद पे चढ़े, उसके पास जाए, फिर भी उस भीड़ ने, लाखों की भीड़ ने अगर जा करके वो गुंबद तोड़ा है तो ये अपराध था। और यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये इलीगल है। लेकिन उस इलीगल एक्ट के पीछे क्या वो 32 लोग शामिल हैं, क्या उनकी कोई भूमिका है, ये महत्वपूर्ण है। मैं थोडा क्रोनॉलॉजी बता देता हूँ उस दिन की. 6 तारखेची जी क्रोनॉलॉजी आहे ज्ञानोदा ती खूप महत्त्वाची आहे, जी सीबीआयने मांडलेली आहे. साधारणपणे 10 वाजताच्या दरम्यान कारसेवक हे तिथे जमा झाले. त्याच्या आधी कल्याण सिंह सरकारने 500 मीटर अंतराच्या बाहेर कारसेवा करायला परवानगी दिली होती. ते प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयामध्ये गेलं होतं आणि सर्वोच्च न्यायालयांच्या विशेष परवानगीने कारसेवेला तिथे परवानगी मिळाली होती. म्हणजे 500 मीटरच्या बाहेर हे सगळं मी जे सांगतोय ते कोर्ट रेकॉर्डवरचं सांगतोय, जे सीबीआयने मांडलेलं आहे, जे वेगवेगळ्या डिफेन्स लॉयर बाजून आलेलं आहे, ते त्याची एक समरी अशा अर्थाने. त्या दिवशी कारसेवा झाली त्यावेळेला 60,000पासून काही आकडे 2 लाखापर्यंत आहेत. कारसेवक तिथे आले होते. 11:20 पहिल्यांदा असं लक्षात आलं की काही कारसेवक हे त्या गुंबदवरती चढलेले आहेत. पहिल्या क्रमांकाचा गुंबद हा अवघ्या 40 मिनिटामध्ये तोडला गेला आणि या 40 मिनिटाचा गुंबद तोडत असताना कारसेवकाकडे खूप सारे हत्यार होते, जसं फावडा होता, कुदळ होतं. तर ते कुठून आलं, ते त्यांनी कुठं जमा केलं अशा अर्थाचं आहे. आणि नंतर सीबीआयने हे म्हटलेलं आहे की 3 तासामध्ये, अवघ्या 3 तासामध्ये हे 3ही गुंबद तुटलेले आहेत. आता यातनं जे कोर्ट रेकॉर्डवरती न आलेले परंतु वेगवेगळ्या पुस्तकाच्या रेफरन्सेसने आलेले माहिती अशी की ही सगळी माहिती ही देशाचे पंतप्रधान PV नरसिंहराव आणि देशाचे गृहमंत्री शंकरराव चव्हाण यांना दिली जात होती. 1 वाजता शंकरराव चव्हाण यांनी कल्याण सिंह यांना फोन केला. त्यांनी असं विचारलं की ये हमें पता चला है कि वहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें हो रही है. तर कल्याण सिंह यांनी त्यांना सांगितलं की माझ्या माहितीनुसार तर तो गुंबद जो आहे ते 3ही गुंबद हे तुटलेले आहेत, त्यांना तोडलेलं आहे. आता इथून खरं प्रश्न असा निर्माण झालेला होता, जो सीबीआयने पण प्रश्न मांडला की ही कन्स्पायरसी होती का. कारण कल्याण सिंह सरकारने जाहीरपणे असं वक्तव्य केलेलं होतं की ज्या वेळेला कारसेवक अयोध्येमध्ये येतील त्यावेळेला त्यांच्यावरती कुठेही गोळीबार केला जाणार नाही. आणि सीबीआयने असं म्हटलेलं आहे की ते एक वक्तव्य आणि 5 तारखेला लालकृष्ण अडवाणी आणि दिवंगत नेते अटल बिहारी वाजपेयी यांनी जे भाषण केलं त्या भाषणातला एक उल्लेख होता
कि ये कार सेवा, आज की कार सेवा ये आखरी कार सेवा है, इसके बाद कोई कार सेवा नहीं होगी. हे सगळे मुद्दे हे कोर्टामध्ये आलेले आहेत. आणि हीच ती भाषणं होती का की ज्या भाषणामुळे कारसेवक हे प्रवृत्त झाले आणि त्यांनी मशीद तोडली. 32 पैकी 26 आरोपी कोर्टात उपस्थित आहेत, पण लालकृष्ण अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, नृत्य गोपाल दास, कल्याण सिंग आणि सतीश प्रधान हे 6 जण कोर्टात उपस्थित राहणार नाहीयेत. निकाल वाचनाला सुरुवात झाल्यावर कुठल्याही क्षणी खटल्याचा निकाल हाती येण्याची अपेक्षा आहे. राहुल कुलकर्णी आपले प्रतिनिधी लखनौ कोर्ट परिसरातच आपल्या सोबत आहेत. राहुल, एक मुद्दा यामध्ये असा सुद्धा आहे की आता सरसकट निकाल वाचन केलं जाणार आहे, कारण प्रक्रियेला सुरुवात झाली आहे. हे निकाल वाचन सरसकट असेल की 32च्या 32 आरोपींचं निकाल वाचन स्वतंत्र पद्धतीनं केलं जाणार आहे? आत्ताची ताजी माहिती अशी की प्रोसिडिंग अद्याप सुरू झालेली नाहीये, पण न्यायाधीश तिथं आलेले आहेत. एकापाठोपाठ एक आरोपींची ओळख केली जाते, जी की युज्युअल प्रॅक्टिस असते की हे आले का, ते आले नाहीत का. आणि मग ज्यांना जे गैरहजर राहिलेले आहेत त्यांचा एक अर्ज आलेला आहे, त्या अर्जावरती तो निकाल होईल. आणि मग जसं आत्ता आपण म्हटल्याप्रमाणे एकूण जजमेंट जे आहे ते वाचायला सुरुवात होईल. रणवीर, मैं ये आपसे जानना चाहता था कि जो जजमेंट आएगा क्या हर अक्यूज को अलग अलग बताया जाएगा कि आपके खिलाफ ये चार्ज है, अगर कन्विक्शन आता है तो आपको ये कन्विक्शन देखिए, मैंने पहले भी बताया था कि जज के ऊपर निर्भर करता है कि जज किस तरीके से फैसला सुनाते हैं. इससे पहले हमने कई बार देखा है कि अगर मान लीजिए किसी मामले में 20 आरोपी हैं तो 20 आरोपी में हो सकता है कि कोर्ट आरोपी नंबर 1, आरोपी नंबर 2, आरोपी नंबर 3 करके सुनाए कि एक नंबर दोषी है, दूसरा नंबर को हम जमाना वो रिहा करते हैं. तो ऐसा भी हो सकता है. दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि वो कह दे कि आरोपी नंबर 1, 2, 3, 4, 5 दोषी हैं और बाकी जितने हैं वो बरी हो गए, सब लोग जाइए. तो वैसे भी निकाल सकते हैं. तो तरीका जज के ऊपर है, जज को फैसला सुनाना है और उसमें तरीके कई होते हैं. तो जज अपने डिसाइड करेंगे कि उनको किस तरीके से सुनाना है. तो इसमें अगर ज़्यादा लोग मान लीजिए दोषी होते हैं तो संभव है कि वो एक के बाद एक नाम पढ़ के ऑपरेटिव बता दें कि जैसे मान लीजिए कि आरोपी नंबर 1 इनको दोषी ठहराया जाता है और इनको 5 साल की सज़ा दी जाती है. ये हो गया. तो इस तरीके से सुनाया जा सकता है. अगर कम लोग दोषी होंगे तो हो सकता है कि 2 या 3 नाम लेकर के कि आप तीनों इधर आ जाइए, इनको कस्टडी में ले लीजिए, ये दोषी हैं, बाकी बरी हो गए, आप जाइए. इस तरीके से जज के ऊपर सारा कुछ निर्भर करता है कि जज आखिर क्या तरीका अपनाते हैं. तो वो तरीका कोर्ट के अंदर, चूंकि आज कोविड की वजह से मीडिया को भी परमिशन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आरोपी और वकील वही लोग मौजूद हैं. और इस बीच में 26 जो आरोपी हैं वो सभी आरोपी पहुंच चुके हैं और 6 आरोपी जिनको एग्जम्पशन मिलनी थी वो नहीं आए हैं. तो ऐसे में प्रोसीडिंग बस शुरू होने वाली है थोड़ी देर में. और अभी जज साहब ने पूछा है मुंशी से कि कौन कौन आ गए हैं, लेकिन ये प्रोसीडिंग का पार्ट नहीं होता है, इसलिए हम ये नहीं कहेंगे कि सुनवाई शुरू हुई है. प्रोसीडिंग जैसे ही शुरू होगी हम सबसे पहले बताएंगे और तरीका क्या होगा वो जज साहब को तय करना एक है. बार ये पूरे तफसील से बताएंगे कि कौन लोगों के खिलाफ क्या चार्जेस लगाए हैं, अगर मोटा मोटी देखिए, कुल मिला के 10 सेक्शंस हैं. 395 डकैती है, 295 ए है, 147, 149, 153 ए, 153 बी, 120 बी, इस तरह की धाराएं हैं. और 10 धाराओं में 7 अलग अलग सेक्शंस बनाए हैं. कुछ आरोपियों पे 395 है, कुछ पर 153 ए, 153 बी, 120 बी है, कुछ पर 295 ए, 505, तो ये सब लगाए हैं. तो अलग अलग आरोपियों पे अलग अलग धाराएं हैं. उसको बता पाना चूंकि वो बहुत लंबा हो जाएगा. ज़्यादा से ज़्यादा कन्विक्शन क्या आएगा? ज़्यादा से ज़्यादा जिसको 395 का जो आरोपी है उसको 10 साल तक की सज़ा अधिकतम होती है. लेकिन अधिकतम सज़ा तब होती है जब अब जो आरोपी है, या अगर वो घोषित हो जाता है तो अपराधी हम कहेंगे, जो अपराधी है उसका अपराध घोषित हो जाए और ये लगे कि नहीं, इसका इंटेंशन बहुत ज़्यादा ख़राब था, उस कंडीशन में होता है. चूँकि 28 साल पुराना मामला हो चुका है, जो आरोपी थे बुजुर्ग हो चुके हैं बहुत सारे लोग. तो ऐसे में ये भी संभव है कि जज के पास, चूँकि वहाँ लिखा है देखिए अप टू 10 ईयर्स, यानी कि 10 साल तक सज़ा. तो ये तय कर सकते हैं जज के साथ 10 साल तक की सज़ा है, लेकिन इनको हम 5 साल की देंगे, हम इनको 3 साल की देंगे. तो वो सारा कुछ प्रेरोगेटिव जज का है. जज विल डिसाइड कि उनको किसको कितनी सज़ा देनी है अगर कोई कन्विक्शन होता है तो. और जिनको रिहा कर दिया जाएगा उसके बाद फिर ये देखना होगा कि CBI जो है आगे की कोर्ट में जाती है कि नहीं, फैसले को चैलेंज करती है कि नहीं. तो विकल्प उनके पास भी है, CBI के पास भी, और विकल्प जो है दोषियों के पास, अगर वो कन्विक्टेड होते हैं तो दोषी कहेंगे तो दोषियों के पास भी रहेगा. उस समय उस स्थिति में उनके पास क्या विकल्प है? क्या यहीं से वो बेल लेंगे या फिर हाईकोर्ट जाना पड़ेगा? जो ऐसी 295 ए और 395, ये 2 धाराएं ऐसी हैं जिनमें 3 साल से अधिक की सजा है. अगर
इनमें किसी को सज़ा होती है तो हो सकता है कि उसकी गिरफ्तारी का आदेश हो, उसको तुरंत जुडिशियल कस्टडी में लिया जाएगा और उसके बाद जुडिशियल कस्टडी के बाद उनको जेल भेज दिया जाएगा। लेकिन जो भी लोग अगर दोषी साबित होते हैं 153A 153B, इसमें अधिकतम सज़ा 3 साल है। तो 3 साल जहाँ भी सज़ा होती है वहाँ ये प्रोविज़न है कि जो दोषी साबित होता है उसके वकील तुरंत वहाँ पर ज़मानत अप्लाई करें और ज़मानत ले लें। इसके बाद एक तय पीरियड होता है कि इतने दिन के अंदर उनको ऊपर की कोर्ट में इस फैसले को चुनौती देनी है। तो वो अगर चुनौती दे देते हैं उसके बाद फिर ऊपर की कोर्ट सुनवाई करेगी और वो तय करेगी कि ये दोषी हैं कि नहीं हैं। तो ये विकल्प जो आरोपी हैं उनके पास रहेगा। अगर वो दोषी साबित होते हैं तो उनका दोष साबित होने के बाद वो ऊपर की कोर्ट में जा सकते हैं और अगर 3 साल तक की सज़ा या उससे कम की सज़ा है तो उस पर वो जमानत तुरंत यहाँ कोर्ट से ले सकते हैं। तो आज में 3 सांसद भी है जी, ब्रिजभूषण शरण सिंह केसरगंज से सांसद हैं। सगळ्यात मोठी माहिती यायला लागली की लालकृष्ण अडवाणी आणि इतर जे सर्व जे आहेत की जे हजर राहिलेले नाही आहेत त्यांना व्हिडिओ कॉन्फ्रेंसिंगच्या द्वारे कोर्टामध्ये हजर व्हायला सांगितलं। रणवीर, ये सबसे बड़ी बात है, उनको कहा गया है कि आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा कोर्ट में पेश हो। जी देखिए, ये कल भी वकीलों ने कहा था कि अगर एग्जेम्पशन नोटिस वो डालते हैं और जज साहब कहते हैं कि नहीं, उनको फैसला सुनाने से पहले उनको भी जोड़ना चाहिए, तो अभी एक ऑप्शन है कोर्ट इसका में। मतलब ये हुआ कि वो फिजिकली चाहे ना फिजिकली ना हो लेकिन उनको अपियर माना जाएगा, क्योंकि वो वर्चुअल, अब इससे पहले भी जैसे 313 में जब उनकी पेशी होनी थी तो पेशी कोविड की वजह से नहीं हुई। कोर्ट में जो नियम है, नियम के मुताबिक जो आरोपी होता है उसको व्यक्तिगत तौर पे पेश होना होता है। लेकिन ये एक्सेप्शनल किस्म का समय चल रहा है जहां कोविड है, लोगों को प्रॉब्लम है, फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है। ऐसे में जो ऐसे आरोपी थे जिसमें लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, ये सारे लोग इससे पहले भी नहीं आए थे और वर्चुअल उनको जोड़ा गया था। तो आज भी संभव है और ये पहले भी जज वकील जो है वो कह रहे थे कि अगर वर्चुअली जोड़ना होगा तो उनको भी जोड़ेंगे ताकि फैसला सुनाते वक्त वो भी सुन सके कि उनके ऊपर क्या हुआ। हे फार महत्त्वाचा मुद्दा आहे ज्ञानदा। ज्या वेळेला 24 आणि 25 जुलै ह्या 2 दिवशी मुरली मनोहर जोशी आणि लालकृष्ण अडवाणी यांच्या साक्षी झाल्या, अशाच पद्धतीनं झाल्यात आणि प्रत्येक वेळेला ही अरेंजमेंट तुम्ही करा असं कोर्टाने सीबीआयला, अर्थात ज्या इन्व्हेस्टिगेशन एजन्सीज आहेत त्यांनाही सांगितलं होतं, तशीच आता व्यवस्था करण्यात आलेली आहे। त्यामुळं जे 6 आरोपी होते त्या 6च्या 6 आरोपींना व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून हे जजमेंट ऐकावं लागणार आहे। तो कोर्टाचा नियमच असतो। फौजदारी संहितेमध्ये ज्या वेळेला निकाल दिला जातो त्या निकालाच्या वेळेला अशा पद्धतीनं प्रत्येक आरोपीला इथं हजर राहणं आवश्यक असतं। प्रत्येकाचं नाव घेतलं जातं। त्याला जसं की रणवीरने सांगितलं की कोर्टावरती डिपेंड आहे की सगळं एकदम जजमेंट द्यायचं की प्रत्येक आरोपीला स्वतंत्रपणे त्याला सांगायचं की तुझ्या विरोधातली ही शिक्षा आहे। त्यानंतरच्या प्रोसिडिंग होतात। जसं की एखाद्या आरोपीला शिक्षा झाली तर मग मात्र त्याला न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे पोलीस ताब्यात घेतात। जर इथल्या कोर्टामध्ये त्याला जामीन मिळणं शक्य असेल तर तो जामिनासाठी अर्ज करतो, जामीनही होतो आणि त्यानंतर मग बाकीची प्रक्रिया होते। रणवीर, एक सवाल फिर से छूट गया था, 3 लोग सांसद भी राहुल, हैं। या प्रश्नाच्या आधी थोडंसं थांबवते, कारण या प्रश्नाच्या आधी मोठी अपडेट आपण सर्वांना सांगूयात की जे 6 जण अनुपस्थित आहेत पण या प्रकरणातले आरोपी आहेत, त्या 6 जणांना म्हणजे लालकृष्ण अडवाणी समवेत अन्य आरोपींना जे कोर्टात उपस्थित नाहीत त्यांना व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून कोर्टात उपस्थित राहण्यासाठी सांगितलं जाऊ शकतं, किंबहुना तसे आदेशच दिले गेलेले आहेत। अनेक जण म्हणजे 6 जण एकूण या प्रकरणातले आरोपी हे विविध कारणांमुळे आज अनुपस्थित आहेत। 26 जण उपस्थित आहेत आणि कोर्टाची प्रक्रिया थोड्याच वेळात सुरू होते। राहुल, कोर्टाची प्रक्रिया थोड्याच वेळात सुरू होईल। खरं म्हणजे जे 6 आरोपी होते त्यांच्या संदर्भातली ही जर व्यवस्था झाली असेल तर मग मात्र जजमेंट वाचायला काहीच वेळ लागणार नाही। 1 सप्टेंबरला हे जजमेंट लिहून झालेलं आहे। SK सुरेंद्र कुमार यादव जे आहेत हे स्पेशली ह्या प्रकरणाची सुनावणी करत आहेत। त्यांना एप्रिल 2017 मध्ये 2 वर्षाचं एक्सटेन्शन दिलेलं होतं, जे यावर्षी संपलेलं होतं। पुन्हा त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयामध्ये याची ज्यावेळेला सर्वोच्च न्यायालयाला माहिती मिळाली त्यानंतर सुरुवातीला 2 महिने आणि आता अगदी शेवटचं एक्सटेन्शन म्हणजे आजचा सुरेंद्र कुमार यादव यांचा शेवटचा दिवस आहे, ते रिटायर होत आहेत आणि त्यानंतर मग मात्र ही सगळी प्रक्रिया ही या खटल्याच्या अनुषंगाने संपलेली असेल शिक्षेच्या अर्थाने। आणि ती प्रक्रिया आता सुरू झालेली आहे। देशाला अगदी थोड्याच वेळात कळणार आहे की बाबरी मस्जिद पाडली का ती पडत असताना तो कट होता का। रणवीर, फिर से मैं आपसे ये, शायद आपको लगेगा और ये जो हमारे प्रेक्षक देख रहे हैं उनको भी लगेगा, शायद हम लोग ये रिपीट सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन आज पूरे देश को ये पता चलने वाला है कि बाबरी मस्जिद गिराई गई
ये बड़ी कंस्पायरेसी थी, इसके पीछे कौन था? बाबरी का विवादित ढांचा कहिए, उसको मस्जिद कहना ठीक नहीं है, क्योंकि वो विवादित ढांचा था और विवादित ढांचा गिराया गया ये तो तय है, ये सबने देखा है और सबको पता है। लेकिन वो गिराने के पीछे क्या ये 32 लोग थे जो कोर्ट के अंदर बैठे हैं, या 26 लोग बैठे हैं और 6 लोग वर्चुअली अपीयर हो सकते हैं, तो ये 32 लोग थे उसमें या नहीं थे, आज ये तय होगा। विवादित ढांचा गिराया गया था, ये हर किसी ने देखा था, तस्वीरें हैं, वीडियोग्राफ है और वो प्रमाण है। तो वो गिर गया, उस पर सिविल सूट क्लियर हो गया कि वो जो ज़मीन थी विवादित ज़मीन वो रामलला विराजमान की थी। अब गिराना, चूंकि मैंने इससे पहले भी कहा कि किसी की भी दीवार हो, कोई भी डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी हो, अगर उसका निपटारा कोर्ट करता है और कोर्ट के निपटारे के बाद प्रशासन की निगरानी में कोई प्रॉपर्टी गिराई जाती है तो वो लीगल होता है। लेकिन बिना कोर्ट कचहरी, बिना पुलिस के अगर कोई चीज़ गिराई गई है तो वो इलीगल था। आज कोर्ट ये तय करेगा कि 32 जो आरोपी बनाए गए हैं, इससे पहले 49 आरोपी बने थे, 17 लोग अब इस दुनिया में नहीं है तो उनके कोई मायने नहीं है, लेकिन जो 32 लोग थे उन 32 लोगों की भूमिका क्या थी? क्या उन्होंने उकसाया, क्या उन्होंने भड़काया, क्या उन्होंने उकसाऊ भाषण दिए, क्या उकसाऊ नारे लगाए, क्या लोगों को कहा कि गिराओ, क्या साजिश करके प्लानिंग की थी कि भीड़ इकट्ठा करने वालों में XYZ की ये भूमिका होगी कि तुम लोग चढ़ोगे, तुम लोग कुल्हाड़ी लेके आओगे, तुम लोग गुम्मे लेके आओगे। तो ये सारी चीज़ें कोर्ट को तय करनी है और कोर्ट के जजमेंट से ये तय होगा कि ये 32 लोग जो कोर्ट में आज बैठे हैं, ये 32 लोगों में कौन कौन से लोग जो थे शामिल थे, साजिश हुई या नहीं हुई। अगर साजिश हुई तो कौन कौन लोग शामिल थे, अगर नहीं हुई तो यानी कि ये प्रूव हो जाएगा कि 6 दिसंबर 1992 के दिन जो हुआ था वो सिर्फ और सिर्फ आवेश था, वो सिर्फ और सिर्फ गुस्सा था कि एक विवादित ढांचा जो सामने दिखाई दे रहा है और राम भक्त वहां मौजूद हैं, वो उन्होंने गुस्से में तोड़ा। तो ये तय करना है की क्या राहुल, हुआ पुन्हा था एकदा उस दिन? थोडंसं थांबवते, आपण प्रेक्षकांना अपडेट देऊयात. मी परत तुमच्याकडे येते. अपडेट हीच आहे की 1 सप्टेंबरला निकालाचं लिखाण पूर्ण झालेलं आहे. काही क्षणात त्याचं वाचन सुद्धा सुरू होणार आहे. वास्तू कुणी पाडली याचा निकाल आज लागतोय. देशाला त्याचं उत्तर मिळणार आहे. एकूण 32 जणांवरती आरोप आहे. या 32 पैकी 26 जण सध्या कोर्टात उपस्थित आहेत, 6 जण नाहीत. 6 जणांमध्ये लालकृष्ण अडवाणी, उमा भारती यांचाही समावेश आहे. या सर्वांना व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून जोडलं जाईल आणि निकाल वाचनाच्या प्रक्रियेला सुरुवात होणार आहे. राहुल, एकूण 321 साक्षीदार ज्ञानदा ह्या सगळ्या प्रक्रियेमध्ये न्यायालयासमोर अपीयर झाले. यातल्या काही जणांनी सुरुवातीला सरकारच्या बाजूनी सरकारी साक्षीदार म्हणून आपली साक्ष नोंदवू असं तपास यंत्रणेला सांगितलं होतं, पण प्रत्यक्षात न्यायालयामध्ये मात्र यातली बरीच मंडळी होस्टाईल झाली. 600 डॉक्युमेंटरी एव्हिडन्सेस बघितले गेलेले आहेत जे न्यायालयाच्या पटलावरती मांडले गेले, ज्याच्यामध्ये काही ऐतिहासिक रेफरन्सेस होते, काही तत्कालीन ऑर्डर्स होत्या की ज्या मांडल्या गेल्या कोर्टाच्या समोर. आता याच्यात सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट जी आहे आणि ज्याचा आज निकाल येणार आहे ते म्हणजे हे सगळं जे घडलं ते घडवून आणलं गेलं का, ते घडवून आणलं गेलं का. या अर्थाने CBIने जो तपास केला तो तपास साधारणपणे 27 वर्ष चालला. 2-3 वेळेला CBIच्या भूमिका सुद्धा बदलल्या. खास करून 2013 साली सर्वोच्च न्यायालयामध्ये CBIने पूर्वीचा अलाहाबाद न्यायालयाने जो खटला रद्दबातल केलेला होता, आणि हे प्रेक्षकांना जाणून घ्यायला अत्यंत आवश्यक आहे की 2 FIR जे एकत्रित केलेले होते त्या FIRला लालकृष्ण अडवाणीसह भाजपच्या वरिष्ठ नेत्यांनी विशेष न्यायालयामध्ये ज्यावेळेला चॅलेंज केलं त्यावेळेला हा मुद्दा टिकला नाही त्या न्यायालयामध्ये की ही सगळी कन्स्पायरसी होती. न्यायालयाने असं म्हटलं की याच्यासाठीचे सबळ पुरावे तुम्हाला देता आलेले नाही आहेत, हा सगळा तांत्रिक मुद्दा होता, त्यामुळे तुम्ही दोन्ही FIR एकत्रित केल्यामुळं जो तांत्रिक मुद्द्यावरती केस उभा राहणं अपेक्षित होतं तशी ती राहत नाहीये. पुन्हा 2013 मध्ये CBI नव्याने सर्वोच्च न्यायालयामध्ये गेल्यानंतर आता हे सगळं प्रकरण 2013 पासून सुरू झालं. पुन्हा एकदा ती कन्स्पायरसी थिअरी होती की नाही अशा अर्थाने सगळी सुनावणी सुरू झालेली आहे. आणि आता थोड्याच वेळामध्ये आपल्याला हे कळेल की CBIच्या वतीनं काय नेमके पुरावे सादर केले जातात. मगाशी मी पवन पांडे हे जे शिवसेनेचे तत्कालीन आमदार होते जे नंतर आमदार झाले त्यांचा जो इंटरव्ह्यू केला त्यात त्यांनी असा दावा केला आहे की त्यांना 1063 प्रश्न विचारले गेले. त्या 1063 प्रश्नाला त्यांनी उत्तरं दिली आणि महत्त्वाचं म्हणजे 6 असे आरोपी आहेत की ज्या 6 आरोपींनी हे मानलेलं आहे की हो आम्ही बाबरी मस्जिद जी पडली त्या पडण्याच्या प्रक्रियेमध्ये भाग घेतला. रणवीर जी, मैंने पवन पांडे जी का इंटरव्यू किया तो उन्होंने कहा कि 6 लोग ऐसे हैं जिन्होंने माना कि हाँ हमने उस विवादास्पद चीज़ को गिराया है. देखिए, जिन्होंने माना है उन्होंने कोर्ट के बाहर माना है. अच्छा, रामविलास वेदांती हैं, संतोष दुबे हैं, अमरनाथ गोयल हैं.